Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, स्पीकर शुड सेटल डिस्क्वालिफिकेशन प्ली इन अ रीजनेबल टाइम. तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड स्पीकर के पावर्स जो है वो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा. सेकेंड इज सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट नॉट अ डिक्टेशनल डॉगमा. डिक्टेटोरियल जो है डॉगमा नहीं है, यहाँ पर सोशलिज्म की बात की गई है. ठीक है, सोशलिज्म जो है हमारे प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा उसका मेंशन, और हमारा जो टेंडेंसी भी है दैट इज़ ऑफ मिक्स्ड सोशलिज्म वेर इन वी थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो दिस इज़ द सेकेंड न्यूज़ अबाउट सोशलिज्म. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज फॉरेक्स रिजर्व्स सी शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप ऑन रिकॉर्ड हिट ओवर 4 month लो. तो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर भी न्यूज़ आया कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, रुपी जो है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे न्यूज़ को कवर करते हैं. पहला न्यूज़ है स्पीकर शुड सेटल डिस्क्वालिफिकेशन प्ली इन रीजनेबल टाइम. तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पर कुछ मतलब आपके कुछ तो डिस्क्वालिफिकेशंस आपके दो टाइप से हो सकते हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि मतलब आपके कुछ ऐसे वो होते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मतलब जैसे आप अगर सिटीजनशिप आपका चला जाता है, या फिर यू आर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यू आर मेंटली नॉट दैट मच केपेबल. ठीक है, अगर आपके खिलाफ यू आर सम काइंड ऑफ फ्यूजिटिव, आपने अगर अपना गिव अप कर दिया है सिटीजनशिप, देन यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड. एंड अदर इज द एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है. ठीक है, कुछ आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आप कोई सती का प्रैक्टिस कर रहे हैं या डाउरी ले रहे हैं. ठीक है, उस टाइप के भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है. और उसके बाद आता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपका 10th शेड्यूल में आता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जिसको अगर आप मतलब उन क्राइटेरिया को में अगर आप आ जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम दी हाउस एंड आपके खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन का लॉ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1967 के बाद से यहाँ पर क्या हुआ, लोग जो कम है ना कपड़ों की तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर रहे थे, तो उसको स्टॉप करने के लिए बिकॉज इट ब्रिंग्स एन अनस्टेबिलिटी इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा तो नहीं पर लोकसभा में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट में कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो है आ जाता है इन बोथ दी हाउसेस. तो ये आपको देखने को मिलेगा. इसीलिए इसको कर्ब करने के लिए आप लोगों ने बहुत फेमस एक सुना होगा, आया लाल गया लाल का जो है वो बहुत फेमस कोटेशन हो गया था बिकॉज ही चेंज 3 parties इन 1 night. तो उसके वजह से क्या है, इस टाइप के इश्यूज़ को कम करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से एसोसिएटेड है, वो जो नियम कानून है वो लाया गया. ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि न्यूज़ क्या है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि स्पीकर शुड सेटल जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है ऑफ एनी एमएलएज या फिर एमपीज जो जिनका भी है वो उनको रीजनेबल समय के अंदर करना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पूरा 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लगा रहे हैं बस डिस्क्वालीफाई करने के लिए. अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना है आप जो है रीजनेबल टाइम लिमिट के साथ जो है आपको करना होगा. ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ आया है मतलब तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि आपको रीजनेबल टाइमिंग के अंदर ही आपको जो है डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको फटाफट मूव करना होगा. यू कैन नॉट जस्ट टेक योर स्वीट टाइम एंड देन डिस्क्वालीफाई समबडी. ओके, वो अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझ आना. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किसी भी एमपी या एमएलए को जो पनिश कर सकता है अगर वो अपना पार्टी को छोड़ दे, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले. ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी मर्जी से नोटिस देख के और आफ्टर इलेक्शन आप कुछ गिव अप कर रहे हैं अपना पार्टी तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, अगर उन क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हो तो ही आप डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके अलावा आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. ठीक है, पार्लियामेंट ने 10th शेड्यूल मैंने आपको बताया 1985 में लाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको लाया गया था. इसके वजह से इसका पर्पस क्या था कि एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आए इन दी गवर्नमेंट और लेजिस्लेटर्स भी फ्रिक्वेंटली पार्टी जो है वो चेंज ना करे. ठीक है,
तो 10th शेड्यूल, जिसको हम लोग पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था 1985। और ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो प्रोविजंस जो है वो बताता है कि एक मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, सो दैट यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी ग्रुप ऑफ एमएलए है, ठीक है, कोई भी अगर ग्रुप ऑफ एमएलए है, लेट्स से कोई भी एक ग्रुप ऑफ एमएलए है, अगर वो मतलब ऐसे मर्ज कर जाते, ठीक है, एक तो होता है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी तोड़ दिया, ठीक है, आपने जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपने गिव अप कर दिया, तो उसको हम एंटी डिफेक्शन में काउंट करेंगे। मतलब अभी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी तो आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। लेकिन मर्जर जो है, ठीक है, मर्जर ये एंटी डिफेक्शन लॉ में ये दिस इज नॉट दिस इज नॉट समथिंग जो है, ये मर्जर होना अलाउड है, ठीक है। मर्जर क्या है मैं अभी आप लोग को समझाती हूँ, पर ये याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर होना इज अलाउड। मर्ज हो जाना, आप किसी लेट्स से एक 1/3 मेंबर है एक पार्टी के, तो वो 1/3 मेंबर अगर किसी और पार्टी के साथ एक साथ जाके अगर मर्ज हो रहे हैं तो वो अलाउड है। लेकिन आप जो है पार्टी को छोड़ के, पार्टी को अपने बीच रास्ते में छोड़ दिया, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप कहीं और जाके मर्ज हो रहे हैं, मर्जर इज अलाउड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अभी हम देखते हैं 1985 के एक्ट के तहत डिफेक्शन को क्या बोला गया है। अगर मर्जर वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं वो समझा रही हूँ, इफ 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसे अब अगर आप लोग याद हो, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे वाला जो 2020 में मर्जर हुआ था, इट वॉज नॉट डिफेक्शन बट इट वॉज रैदर अ मर्जर, इसीलिए वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, ठीक है। मर्जर करना इज अलाउड अगर 1/3 ऑफ द पार्टी मेंबर्स ये चाहे कि हम ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, दैट इज कंसिडर्ड एज मर्जर। आप किसी और पार्टी के साथ मर्ज हो रहे तो दैट इज मतलब अलाउड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। पर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि अब 1/3 पार्टी मेंबर से नहीं होगा, मर्जर होने के लिए एटलीस्ट यू नीड 2/3 मेंबर्स, ठीक है। एक पार्टी का 2/3, पहले तो 1/3 मेंबर से ही हो जा रहा था, ठीक है, पर अभी क्या है, एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स जो है उनको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, उनको मर्ज होना होगा तभी हम उसको मर्जर समझेंगे। 1/3 वॉज वेरी लेस ऑफ ए नंबर, पर अब क्या है, अगर 2/3 ऑफ द पार्टी, ठीक है, 2/3 ऑफ द पार्टी अगर जो है मर्ज करती है तभी उसको मर्जर समझा जाएगा, और उसके अलावा उस सबको डिस्क्वालिफिकेशन ही माना जाएगा। अगर 2/3 से कम है दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन से ग्राउंड्स है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन? पहला ग्राउंड है कि इफ़ एन इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, एक इलेक्टेड मेंबर है, उन्होंने इलेक्शन किया, वो इलेक्शन से जीते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, उसके बाद अगर उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी को गिव अप कर दिया, लेट्स से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने उनके नाम पे इलेक्शन तो जीत खेला और उसके बाद इलेक्शन जीते भी, एंड नाउ ही हैज़ गिवन अप हिज पार्टी, ही विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। सेकेंड, अगर उनको पार्टी ने कहा है कि इसमें आप वोट करिए और उन्होंने अगर वोट नहीं किया या उस जो बिल के अगेंस्ट वोट किया, देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर उन्होंने विदाउट कोई प्रायर परमिशन लिए बिना उन्होंने अगर पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ किया, देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और अगर क्या है, और यहाँ पर क्या है, एज अ प्री कंडीशन फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन, हिज एब्सटेंसेशन फ्रॉम वोटिंग शुड नॉट बी कंडोन्ड बाय हिज पार्टी और द ऑथराइज पर्सन विदिन 15 days ऑफ सच इंसिडेंट, ठीक है। अगर उन्होंने जो है 15 दिन में अगर काइंड ऑफ माफ़ी वाफ़ी मांग लिया, देन ये जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्होंने अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। यहाँ पर एक कैच भी है, बताती हूँ। अगर कोई इंडिपेंडेंट तरीके से उन्होंने इलेक्शन खेला एंड ही वॉन द इलेक्शन, नाउ इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन यहाँ पर एक याद रखिएगा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जिनको नॉमिनेट किया हमारे प्रेसिडेंट ने, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया आफ्टर 6 month, जैसे आज वो 1 जनवरी को उन्होंने वो एंटर हुए इन राज्यसभा, लेट्स से, ठीक है, राज्यसभा में एंटर हुए, नॉमिनेटेड मेंबर है, अभी 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक का समय है उनके पास, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक का इनके पास समय है, 6 महीने का समय है इनके पास। 6 महीने में वो कोई भी पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 1 जून के बाद अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। क्लियर?
तो उनके पास कितना है, 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया देन वेल एंड फाइन, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें समझी। पहली बात हम लोगों ने मर्जर के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने क्या क्या क्राइटेरियाज है कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो भी समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर किसके पास है, कि हु हैज़ द पावर टू डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई। क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो प्रेसिडेंट है, या प्राइम मिनिस्टर है, ये इनमें से किन्हीं के पास भी ये पावर नहीं है। पावर टू डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर इज विथ योर स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के पास जो है ये पावर रहेगा कि पावर जो है किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का, उस हाउस के जो भी स्पीकर है, स्पीकर ऑफ द हाउस, उनके पास ये पावर होगा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, राज्यसभा के चेयरमैन, जो भी स्पीकर है उन हाउस के, उनके पास ये पावर रहेगा अंडर योर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका 10th शेड्यूल है, योर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, ये पावर किनके पास है, स्पीकर ऑफ द हाउस के पास है, वो ही किसी को डिस्क्वालीफाई जो है वो कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का पावर किसके पास है, स्पीकर ऑफ द असेंबली या फिर स्पीकर ऑफ द जो भी कोई वो हाउस है उसके स्पीकर के पास एंटी डिफेक्शन का पावर है। ठीक है, तो ये पावर वो है। और यहाँ पर क्या था कि एक केस यहाँ पर बहुत फेमस है, अगर आप लोगों ने सुना हो, अबाउट किहोतो होलोहन केस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम एंटी डिफेक्शन डिस्कस करें तो ये किहोतो होलोहन केस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किहोतो होलोहन केस ने क्या बोला, किहोतो होलोहन केस ने क्या बोला कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन डन बाय स्पीकर इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू, और उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू होता है। पहले ये ऐसा नहीं था कि आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पहले जुडिशियल परव्यू के अंदर नहीं था, पर नाउ आफ्टर दिस किहोतो होलोहन केस दिस डिस्क्वालिफिकेशन, आपका डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब भी आप एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करेंगे, जब भी आप मतलब कभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर के बारे में बात करेंगे तो आपको ये केस का मेंशन करना इज इम्पॉर्टेंट, ये करना ही होगा अबाउट किहोतो होलोहन केस। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा, सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना ने क्या कहा कि हमारा जो ये पूरा सेटअप है ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, ये सोशलिज्म इज समथिंग विच इज very different, and the kind of socialism that we have adapted is very different from the socialism that prevails in the West. The Western connotation of socialism is very different, and what they follow, we cannot follow what they follow. Entirely capitalism भी नहीं है इंडिया में, entirely socialism भी नहीं है. We have a mixed balanced approach of both the ends of the spectrum, and हमारा जो है what we say is we have a mixed economy wherein हमारे इकोनॉमी में सोशलिस्टिक टेंडेंसी भी है, हमारी इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी भी है। स्पेशली आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी भी हमें देखने को मिली है। उससे पहले तो पूरा ही सोशलिज्म टेंडेंसी हमें देखने को मिला था। तो सोशलिज्म इन इंडिया इज अ वेरी यूनिक वन इन इट्स कैरेक्टर। इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय एनी वन फोर्स, ठीक है, कोई भी एक फोर्स से वो ड्रिवन नहीं है। एंड यहाँ का सोशलिज्म भी अपना खुद के तरीके का सोशलिज्म है, वेर इन जो सोशलिस्ट प्रैक्टिस है वो एग्जैक्टली 100% सोशलिस्ट भी नहीं है। वी हैव सोशलिस्ट में भी थोड़ा कैपिटलिज्म का टेंडेंसी है, एंड कैपिटलिज्म में भी बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट का टेंडेंसी है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो उसमें कॉर्पोरेट का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना 2% ऑफ द अर्निंग्स जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। अब सोशल वेलफेयर कुछ भी हो सकता है, आप देश का सोशल वेलफेयर करें, बच्चों का करें, बूढ़ों का करें, आप इन्वायरमेंट का करें, तो वो कॉर्पोरेट सोशल जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या दिखाता है कि आपका कैपिटलिज्म में भी वी हैव अ सोशलिज्म का टेंडेंसी। सो सोशलिज्म जो है यहाँ पर क्या है, ये एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, यहाँ पर कोई डिक्टेटोरियल डॉगमा की बात नहीं करता। क्या टॉपिक है ये अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ऑन फ्राइडे सेड दैट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया प्राइमरीली मेंट अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट का मीनिंग होता है जो कि एक लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, आर्टिकल 16 में जो कहा गया है, फॉर ऑल एंड नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा रैम्ड ऑन सिटीजन। मतलब आपके ऊपर कोई
हम वो नहीं कहेंगे कि आपके ऊपर हम आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, या आपके अच्छाई के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है कि हम आपके डेवलपमेंट के लिए आपके सारे प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट वेर इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। Heading a bench comprising Justice Sanjay Kumar, the Chief Justice of India reasoned that concept of socialism in India did not negate the participation of private player or negate individualism, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इंडिया में जो भी सोशलिज्म या सोशलिस्टिक पॉलिसीज है, उन्होंने कभी भी प्राइवेट प्लेयर्स को आने से मना नहीं किया या फिर इंडिविजुअल्स को आने से मना नहीं किया। इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पर। यहाँ पर जो है प्रियम्बल में जो 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 3 वर्ड बेसिकली, पर 2 जो सबसे ज़्यादा इंक्लूड हुए थे, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आए थे, वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये 2 वर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा जो है न्यूज़ में जो है आया था, एंड सबको पता रहता है, बट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये 2 वर्ड हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में ऐड किया था। हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार जो है उसमें चेंजेस आया, दैट केम इन एज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसी में ये 3 वर्ड यूनिटी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जो है, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी जो है, ये वाला जो वर्ड्स है ये सब आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया गया था, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है एक बार ही अमेंड हुआ है, एंड द पिटिशनर हैव चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 42nd Constitutional Amendment Act and particularly change in preamble. One of the petitioner argued that the dogma of socialism cannot prevail over the ideas and it was wrong to force upon the nation one particular economic theory. यहाँ पर बोला गया है कि सोशलिज्म जो है ये एक कॉन्सेप्ट एज ए वन इकोनॉमिक थ्योरी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सोशलिज्म जो है ये क्योंकि एक इकोनॉमिक थ्योरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड है प्रियम्बल में क्योंकि डाला गया है, तो उसकी वजह से क्या है, हम क्या पुश करें, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी को हम पुश करें। लेकिन वही उसी बात को समझाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये हमारे लिए इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक थ्योरी या फिर एक डिक्टेटोरियल डॉगमा नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ या फिर इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये सोशलिज्म उस सेंस में उन्होंने कहा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, सोशलिज्म हियर मीन्स अ वेलफेयर स्टेट वेयर देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इट हैज नेवर प्रिवेंटेड द प्राइवेट सेक्टर ऑफ थ्राइविंग हियर, वी हैव ऑल बेनिफिटेड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर कभी भी उन्होंने सोशलिज्म के कंटेक्स्ट में ये कहा कि सोशलिज्म यहाँ पर वेलफेयर ऑफ पीपल है, कभी भी ये सोशलिज्म वर्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर का कोई हानि हुआ या फिर प्राइवेट सेक्टर को जो है रोकने की यहाँ पर बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझा रहे कि सोशलिज्म इन दिस कंटेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड कभी भी प्राइवेट सेक्टर को जो है रोका नहीं गया है। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म रन्स थ्रू मेनी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 42 हमारा जो प्रियम्बल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको प्रियम्बल को पूरा बाय हार्ट करना होगा एंड कौन सा वर्ड किसके कब के बाद आ रहा है वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो सोशलिज्म जो है दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज आफ्टर वी हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। 1971 वी शेयर्ड अ पैक्ट विथ रशिया, हमने जो है ये मतलब हमारा जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी हम कहते हैं उसको, बहुत इनफेमस फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ रशिया वी हैड साइंड, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। अगर आप देखेंगे भी तो सॉवरेन के वर्ड बाद जो वर्ड आता है इन प्रियम्बल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर आता है, ठीक है। पहले हम सोशलिस्ट है, उसके बाद हम सेक्युलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत उस समय का आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा व्हेन आवर फोर फादर्स, जो कि बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक इन नेचर थे, ठीक है, वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा हमारा जो इकोनॉमी भी था उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होता था। तो सोशलिस्टिक टेंडेंसी, द वेलफेयर फॉर ऑल टेंडेंसी, वो आपको हमारे जो फाउंडिंग फादर्स का थॉट था उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बीट अम्बेडकर, बीट गांधी, बीट नेहरू, एवरीबडी हैड दैट सोशलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ वेलफेयर फॉर ऑल, ठीक है। सो ये आपको उस समय का जो सिचुएशन है वो दिखाता है कि कैसे आफ्टर अ सॉवरेन कंट्री वी ट्राइड टू बिकम अ सोशलिस्ट कंट्री एंड देन वी बिकेम अ सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि सोशलिज्म वाज देयर इन द कंट्री वेर इन वी वॉन्टेड वेलफेयर फॉर एवरीवन, क्लियर।
तो it is not something that we try to impose upon. Without any socialistic tendency na, any country would be half of its size, because socialism का तब हमें महत्व समझ में आएगा जब ऐसे कोविड जैसे पेंडेमिक, नो कैपिटलिस्ट स्टेट वुड कम एंड सेव देयर पीपल. नोबडी विल गिव यू फ्री का वैक्सीन्स if they are not a socialist country. Nobody will give you, provide you free ration during the COVID times. They would, अगर एक कैपिटलिस्ट कंट्री होता है और अगर मतलब एकदम इकोनॉमिकली ड्रिवन एक कंट्री हो, ठीक है, विदाउट एनी कोई अगर उनका थॉट, अगर कोई भी एक कंट्री कैपिटलिस्ट, हेवीली कैपिटलिस्ट कंट्री है ना, दे वुड नेवर हेल्प एनी ऑफ देयर सिटीजन्स. ठीक है, तो हर कंट्री में कहीं ना कहीं सोशलिज्म का भाव होता है. हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, कोई कंट्री हेवीली सोशलिस्ट हो सकती है, कोई कंट्री थोड़ी कम हो सकती है, पर विदाउट सोशलिज्म आई वुड से, मतलब मैं सोशलिज्म की बात करती हूँ, हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म का फैक्टर होता है. ठीक है, बी इट यूएसए ऑल्सो, ठीक है, बी इट यूएस ऑल्सो, बी इट यूके ऑल्सो. क्या यूके में फ्री हेल्थ सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जाता है? करवाया जाता है. तो दिस आर ऑल सोशलिस्ट टेंडेंसी जो हम लोगों ने टाइम टू टाइम अपनाई है. ठीक है, नो कंट्री इज एंटायरली कैपिटलिस्ट, नो कंट्री इज एंटायरली सोशलिस्ट नाउ. ठीक है, सब में मिक्स मॉडल आपको देखने को मिलेगा. एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये बहुत ज़्यादा साफ है कि हम कैपिटलिज्म के साथ साथ हम सोशलिज्म को भी प्रोवाइड करते हैं. वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी. क्लियर? तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज फॉरेक्स रिजर्व्स सी शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप ऑन रिकॉर्ड, हिट ओवर 4 month लो. तो यहाँ पर क्योंकि जो डॉलर्स है वो अप्रिशिएट हुआ है बोल के हमारे करेंसी जो है और ज़्यादा डिप्रिशिएट जो है वो हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व में जो है हमें घाटा देखने को मिलता है, बिकॉज जब आपका दूसरा करेंसी जैसे इन दिस केस जो डॉलर्स है वो क्या है, अप्रिशिएट होने के कारण ना हमारे मार्केट में जो है हमें डॉलर्स को इन्फ्यूज़ करना होता है. ठीक है, जब आप डॉलर्स को इन्फ्यूज़ करेंगे इन मार्केट तो जो मतलब आपका जो इतना एक्सपेंसिव जो होता है आपका डॉलर्स, वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा. तो उसकी वजह से हम जब डॉलर्स मार्केट में और भरते हैं तो हमारा फॉरेक्स का रिजर्व जो है वो धीरे धीरे कम होते रहता है. बिकॉज हमारा फॉरेक्स में बहुत कुछ होता है, गोल्ड का होता है, वी हैव अदर फॉरेन करेंसीज ऑल्सो. तो जब हम अपना फॉरेक्स को खाली करके डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्यूज़ करेंगे तो वो फॉरेक्स क्योंकि ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से हमें फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप्लीट होते हुए लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपका यूएस का जो डॉलर्स है उसमें डॉलर्स जो है वो स्ट्रेंथन और होते जा रहा है, बूस्ट हो गया. बिकॉज इलेक्शंस के बाद ना बूस्ट जो डॉलर्स का स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया है. ठीक है, यस ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें होती है. जैसे इस बार एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट लीडर जो है डोनाल्ड ट्रंप, ही बिकेम द लीडर. नाउ इट वॉज नेसेसरी, मतलब ये होना ही था कि इट वॉज इनएविटेबल कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होना ही था उसको आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. तो ये इसीलिए आपका जो है यूएस डॉलर जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ. Revaluation loss of reporting week is estimated around 10.4 billion, while RBI may have net sold dollars worth 7.2 billion in the week of November. तो मैंने आपको क्या बताया, अगर यूएस डॉलर्स को हम लोगों ने क्या किया है, रुपीज़ के साथ में हमने क्या किया, इनको लिंक किया हुआ है. ठीक है, लेट्स से एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 85 रुपीज़. ठीक है, एक डॉलर अगर 85 रुपीज़ है, अब एक डॉलर इंक्रीज होके क्या होगा, एक डॉलर अब क्या है, नाउ एक डॉलर जो है ये बढ़ के लेट्स से 90 रुपीज़ हो गया. तो ये क्या हुआ, ये रुपी आपका डॉलर जो है इट हैज़ एप्रिशिएटेड एंड रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड. ठीक है, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट. अब रुपी का डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉलर स्ट्रेंथ होना, डॉलर स्ट्रेंथ हो जाना मतलब क्या है, डॉलर्स की कमी है मार्केट में तभी ये स्ट्रेंथ होगा. अगर जैसे एक एप्पल है, लेट्स से देयर इज वन एप्पल. ठीक है, एक एप्पल है, ये एप्पल पहले एक एप्पल था, बट नाउ ये एप्पल जो है लेट्स से पहले 2 एप्पल थे. ठीक है, 2 एप्पल 50 रुपये में, पर अब क्या हुआ, एक एप्पल कम हो गया, एक एप्पल है, तो ये ऑब्वियसली ये दाम 50 से बढ़ के मे बी 70 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, क्योंकि कमी है ना, कमी है. तो सिमिलरली डॉलर क्योंकि स्ट्रेंथन हो गया है तो डॉलर्स की कमी हो रही है. नाउ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम दाम बढ़ा के दें या हम एप्पल्स को इंक्रीज कर दें. यहाँ पर भी सेम बात है, डॉलर्स जब स्ट्रेंथन होगा, कमी पड़ेगी डॉलर्स की, तो या तो रुपये
रुपीस जो है वो डेप्रिशिएट करेगा, मतलब और ज़्यादा आपका वैल्यू बढ़ जाएगा यूएस डॉलर्स का, तो उसको हमें घमाने के लिए क्या करना होगा, इन्फ्यूज करना होगा मनी, मार्केट में डॉलर्स को डालना होगा। तो ये सिमिलर यहाँ पर वही बात की गई है कि आरबीआई जो है वो डॉलर को बेचता है, सेल करता है, ठीक है, ताकि रुपी का जो फॉलिंग है या रुपी का डेप्रिसिएशन है उसको रोके, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे जो हमारा जो इम्पोर्ट है, हमारा इम्पोर्ट, अब यहाँ पर क्या है, आपने अगर बेसिक्स देखिए, दिस आर वेरी, ये मैं आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट आउट, ठीक है, बहुत इसमें बहुत चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, हमने क्या देखा था कि पैसे जो है वो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है और आपका डॉलर्स जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से जो है हमारे हमें हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट जो है वो हर्ट होता है, इम्पोर्ट हर्ट्स, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़िया होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। मुझे क्योंकि इम्पोर्ट जो है वो हर्ट कैसे होगा, क्योंकि आप जो पहले लेट्स से एक लीटर पेट्रोल जो है, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल जो है वो पहले आप लेट्स से 60 रुपये में मंगा देते थे। अब क्योंकि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है, ठीक है, रुपी डिप्रिशिएट हो गया, रुपी कमज़ोर हो गया, तो अब वो हमें 60 रुपये की जगह लेट्स से वी विल गेट इन 80 रुपीज़, क्योंकि हमारा वैल्यू कम हो गया ना, पैसे का, रुपये का वैल्यू कम हो गया है। लेकिन एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होगा, अभी क्या होगा, लेट्स से एक यूएस में बैठे एक इंसान को एक टी शर्ट चाहिए, पहले उसको ये जो टी शर्ट है एक्सपोर्ट, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि यूएस में जो है वो क्या हुआ, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, तो नाउ अब यहाँ से इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा वो सस्ता और हो जाएगा, है ना, सस्ता हो जाएगा ना, मार्केट जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो अब यहाँ से पहले में भी यूएस में बैठे एक इंसान इंडिया से एक ही टी शर्ट मंगा पाता था, लेकिन क्योंकि अभी रुपी सस्ता हो गया है, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, रुपी सस्ता हो गया, तो अब वो इंसान में भी 2 टी शर्ट मंगा लेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और इम्पोर्ट्स हमारा कम होगा। इसीलिए चाइना जो है ना, चाइना डेलिबरेटली अपना जो उनका युआन है उसको डेप्रिशिएट करता है ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े मार्केट में। इसीलिए तो फ्लडिंग है चाइनीज गुड्स का इन सेवरल मार्केट्स, क्योंकि एक युआन इज इक्वल टू आई थिंक इट वाज 11 रुपीज़ के आसपास, तो बहुत बहुत डेप्रिशिएटेड है उनका वैल्यू, इसीलिए तो इतना एक्सपोर्ट करते हैं वो, इसीलिए तो चाइना इतना बड़ा एक्सपोर्ट हब है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से आप लोगों को ये पढ़ना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब वेरी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आपको ये पढ़ना होगा खुद से, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो जिनको हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं, ये सेंट्रल बैंक के पास ये इसका पूरा जमा पूंजी रहता है, ठीक है। फॉरेन करेंसीज में ढेरों फॉरेन करेंसीज रहते हैं, फॉरेन करेंसी होता है, बॉन्ड्स होते हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके बॉन्ड्स खरीदते हैं, ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ इसमें रहते हैं। ये क्या है, यूएस डॉलर्स में हम जो है एक्सप्रेस करते हैं रिजर्व्स को हम लोग यूएस डॉलर्स में, बिकॉज इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट रुपी, मतलब मनी जो है, करेंसी है वो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। आरबीआई जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है, वही इसको संभालते हैं। मार्केट अप डाउन होगा, आरबीआई इंटरवीन होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या है, मैनेज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, एकदम ओपन फ्लोटिंग इकोनॉमी नहीं है, बहुत मैनेज्ड इकोनॉमी। कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज में पहले हमारे पास फॉरेन के करेंसीज है बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, जैसे हमने यूएस डॉलर है हमारे पास, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज येन है, ठीक है, हमारे पास ये सब है, ताकि कभी मार्केट फ्लक्चुएट हो हम जो है मनी जो है वो फ्लश इन करें, ठीक है। फिर हमारे पास गोल्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड के साथ भी आपको पता होगा बुलियन जो है, एंड गोल्ड के साथ जो है, क्योंकि गोल्ड इज़ सच अ स्टेबल गुड कि उसका प्राइस जो है बहुत कम फ्लैक्चुएट करता है, बहुत वो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल कह सकते हैं आप इसको, स्टेबल रहता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या है, आईएमएफ का है, ठीक है। आईएमएफ में आप जब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू आईएमएफ, यू गेट स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बहुत पावरफुल चीज़ें होती है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो है, ये क्या है, रिजर्व कैपिटल है। आपने आईएमएफ में लेट्स से 100 करोड़ रुपए रख दिए कि ये हम लेंगे जब हमें चाहिए होगा, तो ये भी हम फॉरेन के जो हमारा रिजर्व्स है उसमें हम काउंट करते हैं, ठीक है। और
हमारा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा जो, अगर उसको तिजोरी अगर आपने समझा, ठीक है, अगर आपने वो रिजर्व जो है उसको आपने तिजोरी समझ लिया, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ये फॉरेक्स रिजर्व में, पहले तो फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब ये US डॉलर्स ये सब हमारे पास सबसे ज़्यादा है, फिर गोल्ड हमारे पास सेकेंड हाईएस्ट नंबर पर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें रहता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.